हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज एम्प्लॉय रिटेंशन, सेकंड है एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन, थर्ड है डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन एंड फोर्थ है एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन refers to the various policies and practices which retain the employee stick to an organization for a longer period of time or until the completion of the project. एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है? एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को रिटेन करना, यानी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय यानी लॉन्ग पीरियड के लिए रोक कर रखना, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स के पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को तैयार करती है। यानी जिसके जरिए या जिसके कारण या जिसके थ्रू से एम्प्लॉय को लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, या अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट बेसिस में काम कर रहा हो, तो जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसे मोटिवेट करके रखना या मोटिवेट किया जाता है, जिसे हम एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है many employee retention policies aim to address the employees various needs to enhance their job satisfaction, reduce the costs of hiring and training new staff. इसका मतलब है कि एम्प्लॉय रिटेंशन के पॉलिसीज का उद्देश्य उद्देश्य यानी एम एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, यानी एम्प्लॉय के जो जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है उसे और भी बेहतर बनाना, और उसके साथ साथ जो न्यू एम्प्लॉय के हायरिंग और ट्रेनिंग के जो खर्चे होते हैं, यानी न्यू हायर यानी अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका उसको हायरिंग करना और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो भी कॉस्ट होता है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए उनके नीड्स यानी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये था व्हाट इज एम्प्लॉय रिटेंशन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। फर्स्ट एडवांटेज है न्यू हायरिंग इज नॉट एन इजी प्रोसेस। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर होता है, वो किसी नए वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एक पूल यानी जहां बहुत सारे कैंडिडेट ने किसी नए वैकेंसी के लिए अपने जॉब को अप्लाई किया हो, यानी अपने सीवी को फॉरवर्ड किया हो, तो वहां से एचआर कुछ सुइटेबल सीवी को सर्च करके उनको शॉर्टलिस्टेड करता है, फिर एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को अरेंज करवाता है, फिर उस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया होता है, तो उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को रेस्पेक्टिव लाइन मैनेजर को फॉरवर्ड करते हैं, ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल है या नहीं। तो उस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के प्रोफाइल को सर्च किया जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सही कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करना। देन सेकेंड एडवांटेजेस है रिटेनिंग एम्प्लॉयज रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट्स। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय रिटेंशन को बनाए रखने से जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, यानी एक न्यू एम्प्लॉय को हायरिंग करके उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसकी प्रोडक्टिविटी बनाने के पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यानी बहुत सारे पैसे की आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है। यदि वही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, तो उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जितना भी खर्चा किया हुआ होता है, तो वो खर्चा और उस एम्प्लॉय को खो देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन एक बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकता था। देन थर्ड एडवांटेजेस है इफ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए क्रिटिकल रोल लीव्स इट डिस्टर्ब्स द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। इसका मतलब है यदि कोई एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा यानी बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, यानी वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन या किसी क्रिटिकल सिचुएशन पर काम कर रहा होता है, यदि वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे, तो यह ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही उस एम्प्लॉय के रिप्लेसमेंट में एक नए एम्प्लॉय लाने में भारी खर्चा भी होगा। देन फोर्थ एडवांटेजेस है कस्टमर एंड क्लाइंट सर्विस में भी डिसरप्टेड। इसमें
क्या होता है कि जो कस्टमर और क्लाइंट होते हैं, तो कस्टमर और क्लाइंट सर्विस में डिसरप्टेड यानी सर्विस में बाधा आना। इसका मतलब होता है कि जो कस्टमर और क्लाइंट होते हैं तो वो दोनों ही एम्प्लॉय के साथ अपना बिजनेस करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, या अपना बिजनेस रिलेशन बनाए रखते हैं जो कि बिजनेस के कंटिन्यू करने यानी बिजनेस को लंबे समय तक चलाने या बिजनेस को बेहतर ढंग से चलाने में एनकरेज करते हैं, जो कि एक एम्प्लॉय करता है। तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का एक मीडिएटर होता है, यानी एक मीडिएटर के रूप में एक मीडिएटर का प्ले रोल करता है। तो अगर वही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है तो उस एम्प्लॉय के द्वारा कंपनी के लिए बनाए गए रिलेशन उस क्लाइंट और कस्टमर के साथ टूट जाते हैं, यानी कि कंपनी अपना एक पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट खो देता है। इसीलिए एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने से कस्टमर सर्विस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या एक कस्टमर या क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग बनाए रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। देन फोर्थ एडवांटेजेस है, इट encourages ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय रिटेंशन के कारण ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए एनकरेज करता है, और उसके साथ साथ एम्प्लॉय के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग भी क्रिएट करवाता है। देन लास्ट एडवांटेज है, इट इंक्रीजेस रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि यदि कोई एम्प्लॉय लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा बिजनेस ला कर देता है, यानी जो भी एम्प्लॉय बहुत लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो और वो मतलब जिस पोजीशन में काम कर रहा हो, तो वो उस पोजीशन का उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा बिजनेस ला के दे सकता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो रेवेन्यू होते हैं उसमें इंक्रीज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है, जो कि सिर्फ एम्प्लॉय रिटेंशन के कारण ही हो सकता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, it promotes groups amongst the old employees, which creates an insecure environment for new employees। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी एक पुराने एम्प्लॉय का ग्रुप बन जाता है, जिसके कारण जो नए एम्प्लॉय होते हैं तो उनके लिए ये एक इनसिक्योर इन्वायरमेंट बन जाता है। देन सेकंड डिसएडवांटेजेस है, नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज आर रिटेन्ड। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस एम्प्लॉय को रिटेन करना है या किसे नहीं करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है। यदि कोई एम्प्लॉय अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो तब भी उसे रिटेन किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एम्प्लॉय अपने आप को ग्रो अप नहीं करता है, यानी अपने परफॉर्मेंस लेवल को और भी बेहतर नहीं बनाता है, और भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। ये एम्प्लॉय किसी भी टीम के लिए वैल्यूलेस होते हैं और उन्हें रिटेन नहीं करना चाहिए, ताकि एक सही एम्प्लॉय की पहचान के लिए एक सही पॉलिसी का होना बहुत ही जरूरी होता है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है, ग्रुपिज्म इन वर्क प्लेस। इसका मतलब है कि कभी कभी जो रिटेंशन होता है वो एक गलत दिशा की ओर चला जाता है, यानी एक गलत एम्प्लॉय के फेवर में भी कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई एम्प्लॉय अपने आप को सभी एम्प्लॉय से बेहतर समझने लगता है, यानी वो अपने आप को एक कैपेबल एम्प्लॉय समझ लेता है, यानी उसको लगता है कि मेरे जैसा एम्प्लॉय पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं है, मैं ही एक हूँ। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन अपने रिटेन को, मतलब जब उनका रिटेंशन होता है तो उस रिटेंशन को एनालाइज करने के लिए कहते हैं, तब वो समझता है कि मतलब वो उस चीज को एक नेगेटिव ग्रुप में बना लेता है, मतलब नेगेटिविटी का एक ग्रुप बना लेता है। तो उस नेगेटिव मतलब वो समझता है कि मतलब
वो जो काम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है उस एम्प्लॉय को रिटेन करने का, तो वो अपने आप को एक महान समझने लगता है। तो उस महानता में वो अपना एक ग्रुप बना लेता है। तो मतलब वो जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के थ्रू से नेगेटिविटी भी फैलती है, यानी नेगेटिविटी भी दूसरों में इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये ग्रुप अपने काम के प्रति एक नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि शायद एक कारण हो सकता है कि उन्हें पहले से क्यों टोका नहीं गया, यानी यानी उन्हें पहले से क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, कि पहले से क्यों उनको इतना महान समझा गया, कि महान रखा गया था। तो इस तरह के ग्रुप के पीपल के लोग, यानी इस तरह के ग्रुप के मतलब इस तरह के ग्रुप क्रिएट करने वाले जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ग्रुप बनाने ना बना सके, तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए। देन लास्ट डिसएडवांटेजेस है बैड वर्किंग इन्वायरमेंट और कल्चर। इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट होते हैं या जो कल्चर होते हैं, वो कल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि रिटेंशन पॉलिसी के लिए, जब रिटेंशन किसी कल्चर और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसे किस तरह फिर से तैयार किया जा सके। यानी कई बार रिटेंशन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस लेवल को कम कर देता है, और वो अपने काम के प्रति मतलब उतने लायक नहीं होते हैं। तो वे मतलब वो जो तो उससे क्या होता है कि उनके जो डिमांड होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, यानी उस एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो लो होता है, और उसके अकॉर्डिंग उनका जो डिमांड होता है वो बहुत हाई हो जाता है। तो ये एक नेगेटिविटी मतलब के ऊपर, मतलब नेगेटिविटी वाला इन्वायरमेंट, यानी नेगेटिविटी काम के इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए यह एंश्योर करना चाहिए कि जिस एम्प्लॉय को काम पर रखा जा रहा है उसका इरादा, यानी उसका मोटिव एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट से जुड़कर काम करना है, और काम पर एक नेगेटिविटी इन्वायरमेंट को बनाने का नहीं है, यानी उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट से जुड़ के काम करना है, ना कि कोई नेगेटिविटी चीजों को इन्वायरमेंट में फैलाना है। तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। देन लास्ट स्लाइड है एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक्स। एम्प्लॉय को रिटेन करने के क्या क्या टेक्निक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट टेक्निक है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच गो ए लॉन्ग वे इन रिटेनिंग एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय के बेटर परफॉर्मेंस के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज करना, ताकि वो एम्प्लॉय लंबे समय के लिए कंपनी से जुड़े रहें, क्योंकि एम्प्लॉय को उसके अच्छे काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करने से बेहतर काम नहीं है। उनकी मेहनत यानी हार्डवर्क को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, जैसे कि इंसेंटिव, कैश प्राइस जैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयज को काफी हद तक मोटिवेट कराती हैं, और वे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना पसंद करते हैं लंबे समय के लिए। Then second technique है performance appraisals are also important for an employee to stay motivated and avoid looking for a change। इसका मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट रहने और किसी दूसरे जॉब की तलाश तलाश यानी सर्च से बचने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट होता है। सैलरी हाइक यानी सैलरी के बढ़ने में एम्प्लॉय द्वारा की गई कड़ी मेहनत यानी हार्डवर्क का अप्रेजल होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत मेहनत करता है या बहुत हार्डवर्क करता है अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, तो जिसके लिए मतलब हर साल एक अप्रेजल होना चाहिए। तो ये जो अप्रेजल होता है, इस अप्रेजल में पार्शियलिटी यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन को इस पार्शियलिटी से बचना चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्रेजल, क्योंकि यह टैलेंटेड एम्प्लॉय को डिमोटिवेटेड कराता है और उन्हें बेहतर अवसर यानी बेटर अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करता है। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई एक एम्प्लॉय अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अगर हम उसको अच्छा रेटिंग नहीं देते हैं, अच्छा सैलरी हाइक नहीं देते हैं, और उसके कंपैरिजन में अगर कोई एम्प्लॉय अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसका परफॉर्मेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है, हम उसका अच्छा रेटिंग या अच्छा सैलरी हाइक देते हैं, तो ये एक पार्शियलिटी होता है। तो इस पार्शियलिटी से बचना चाहिए। तो अगर ऐसा ही मतलब ये पार्शियलिटी अगर हुआ, तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, तो वो अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं। तो इससे बचना चाहिए। देन
थर्ड टेक्निक है द कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी मेड टू बेनिफिट द एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम और कायदे एम्प्लॉयज को लाभ यानी बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनाए जाने चाहिए। जैसे कि उन्हें उनके बर्थडे पर छुट्टी लेने दें, या महीने में एक या दो बार थोड़ी देर से आने दें, या महीने में एक या दो बार लीव लेने का परमिशन देना चाहिए। एम्प्लॉय का विश्वास यानी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल को हासिल यानी गेन करने के लिए मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय का इम्पोर्टेंस एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस देना यानी उन्हें कंपनी का एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय फील यानी महसूस कराने के लिए कंपनी के फैसले फैसले यानी डिसीजन में लगातार यानी कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले परफॉर्मर की भी बात होनी चाहिए। यानी अगर कोई एम्प्लॉय अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो अ, उस परफॉर्मर को मतलब कंपनी के जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं तो उस रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक अच्छा बेनिफिट या अच्छी फैसिलिटी मिलने वाले एक रूल एंड रेगुलेशन को मतलब बनाना चाहिए, जिससे कि वो एम्प्लॉय और भी मोटिवेटेड होके कंपनी में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। देन फोर्थ टेक्निक है constant disputes among employees encourage them to go for a change। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय के बीच यानी लगातार विवाद यानी कांस्टेंट डिस्प्यूट्स उन्हें जॉब चेंज कराने के लिए मोटिवेट करते हैं, या वो मजबूर होते हैं जॉब चेंज करने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मर्यादा बनाए रखने और आसपास में नेगेटिविटी फैलाने यानी नेगेटिविटी स्प्रेड करने से बचना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन उन एक्टिविटीज को बढ़ावा दें यानी उन एक्टिविटी को प्रमोट करें जो एम्प्लॉय को एक दूसरे के करीब लाएं। एम्प्लॉय को एक दूसरे मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने या जानने और आसपास में मतलब आपस में एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट होना चाहिए। तो उस बॉन्डिंग यानी बंधन को यानी एक रिलेशन को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें आउटडोर पिकनिक, इनफॉर्मल गेट टुगेदर हुआ, या ऑफिस वीकेंड पार्टी जैसे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्हें अपने मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें अपने वर्क प्लेस पर ऐसा दोस्त यानी फ्रेंड बनाने दें जिन पर वे रियल में ट्रस्ट कर सकें। एम्प्लॉय के बीच मित्रता यानी फ्रेंडशिप एक स्ट्रॉन्ग कारण यानी फैक्टर है जो कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने यानी उनको रिटेन करने में मदद करता है, क्योंकि एम्प्लॉय के वर्कप्लेस पर उसे विश्वसनीय मित्र यानी रिलायबल ऑनेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, तो वे अपने फ्रेंडशिप के लिए आगे बढ़ने से हिचकिचाते नहीं हैं। इसीलिए कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पसंद नहीं करता है जहां उसे मेंटल पीस यानी मानसिक शांति मिल सके। देन फिफ्थ टेक्निक है द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मस्ट एंश्योर दैट इट इज हायरिंग द राइट कैंडिडेट। इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है तो उस डिपार्टमेंट को यह एंश्योर यानी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सही कैंडिडेट को हायर कर रहा है या नहीं। अगर कोई भी कैंडिडेट का प्रोफाइल मिसमैच होता है तो यह एक निराशाजनक पैदा होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक फाइनेंस प्रोफेशनल को मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है या मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए रखा जाता है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक निराशाजनक यानी फ्रस्ट्रेशन जैसी बात होगी, और वो एम्प्लॉय को काम पर रखा मतलब वो जो एम्प्लॉय होता है उसको मतलब कंपनी चेंज के बारे में मतलब सोचेगा। अगर हम किसी दूसरे मतलब जैसे कि कोई फाइनेंस प्रोफाइल का कोई बंदा हुआ उसका मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं तो इससे क्या होता है वो जो बंदा है वो ठीक से काम नहीं कर पाता जिसके लिए वो कंपनी चेंज करने के बारे में सोचता है। किसी भी नए यानी किसी भी नए कैंडिडेट को हायर करते समय उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी मतलब देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कैंडिडेट
जिसने अपने प्रीवियस जॉब में यानी प्रीवियस जॉब को बार बार चेंज किया हो तो वो भी प्रेजेंट कंपनी के साथ नहीं टिकेगा। अगर कोई एम्प्लॉय किसी अपने प्रीवियस कंपनी में बार बार कंपनी को चेंज किया हो तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो प्रेजेंट कंपनी में भी बहुत लंबे समय के साथ जुड़ा रहेगा, और इस तरह के कैंडिडेट को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये थे कुछ टेक्निक्स एम्प्लॉय रिटेंशन के। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप एचआर से रिलेटेड किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।